हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हम देख रहे हैं मेवाड़ के शासक एक एक करके। अभी हम चल रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में, जो राणा सांगा का पुत्र था। इतना ध्यान रखें, विक्रमादित्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बात करेंगे थोड़ा जो पढ़ाया उसके रिवीजन की, उसके बाद आगे का राजा पढ़ेंगे। सुने बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में रायमल की। रायमल के बारे में बताऊं कि रायमल का शासनकाल 1473 ईस्वी से लेकर 1509 तक था। बात करें रायमल वास्तव में अपने भाई उद्दा को हराकर मेवाड़ का शासक बना था। शासक बनने के बाद उसने वहां पर अद्भुत जी का मंदिर, जो एक शिव मंदिर था, उसका नाम वर्तमान में अबबद जी का मंदिर भी है। उसके बाद हम बात करें जो बप्पा रावल के द्वारा निर्मित एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदाम के पास स्थित है, उसका वर्तमान स्वरूप भी रायमल ने दिया। उसके बाद बात करें, रायमल की एक बहन थी रमाबाई, जो कुंभा की बेटी थी। उन्होंने जावर में एक रमा स्वामी नामक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, साथ ही एक कुंड का निर्माण करवाया। रायमल की पत्नी और जोधा की पुत्री जो श्रृंगार देवी थी, उसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। उसके बाद बात करें, रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज के अलावा जयमल के अलावा सांगा। पृथ्वीराज के बारे में हमने पढ़ा कि इन्हें उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को कहते हैं। पृथ्वीराज की हत्या कैसे हुई है, मैंने तुम्हें कल लास्ट वीडियो में बताया था कि पृथ्वीराज ने अपनी बहन, जो उनकी बहन थी आनंदाबाई, और जो उनके बहनोई थे, उन्होंने उनको जहर देकर मार दिया था, जिनका नाम था जगमाल देवड़ा। इतनी बातें हो गई थी। उसके बाद एक भविष्य बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि सांगा राजा बनेगा, तो पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा पर हमला कर दिया और एक आंख फोड़ दी थी। उसके बाद जब सांगा श्रीनगर अजमेर चला जाता है और वहां करमचंद पवार के पास रहता है, जब उसे पता लगता है कि पृथ्वीराज की और जयमल की हत्या हो गई है, तो वो वापस मेवाड़ आता है और अपने पिता की जगह शासक बनता है सांगा। अब सांगा के बारे में हम कल पढ़ रहे थे कि सांगा का शासनकाल कितना रहा था, 1509 से लेकर 1528 तक। हमने देखा कि सांगा ने सन 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा, जो कि कोटा में स्थित है। खातौली का युद्ध के बाद उसने बांडी का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया। उसके बाद बात करें, उन्होंने गाजरोन का युद्ध 1519 में फिर महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा। उसके बाद खानवा का युद्ध राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था खानवा का युद्ध भी उन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ा। बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए सांगा हार जाते हैं। उससे पहले ये युद्ध राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। बात करें, इस युद्ध में सभी राजपूत शासक इकट्ठा हुए थे। पाति पर्वन, जिसका अर्थ है सभी राजपूत राजाओं को मैसेज दिया गया था या युद्ध में साथ लड़ने के लिए बुलाया गया था। बाहर का कारण रहा कि बाबर के पास कुछ तोपें थी, जो सांगा के शासक या सांगा के जो सैनिक थे, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था। उसके बाद बात करें, तुलगुमा पद्धति का मतलब था, बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, जिसका मतलब था कि उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां तीनों साइड से सांगा की सेना को घेर लेती हैं। सांगा वहां बुरी तरीके से हार जाता है, और सांगा के हारने के बाद सांगा का एक जो छोटी सादड़ी चित्तौड़ का शासक था या सामंत था, वो सांगा की जगह सांगा का मुकुट धारण करता है। लेकिन सांगा उस टाइम तक हार चुका था। सांगा को वहां से बसवा दौसा ले जाया गया, वहां सांगा का इलाज करवाया जाता है। उसके बाद उसको पता लगता है कि बाबर मेदिनी राय पे हमला करने वाला है, तो वो बोलता है सेना को, चलो हमें मेदिनी राय की मदद करनी है। लेकिन सेना सारी मना कर देती कि आपके शरीर पर 80 घाव है, आप कहाँ युद्ध लड़ोगे। लेकिन सांगा नहीं मानता है, तो वो चल देते हैं मेदिनी राय की तरफ। चंदेरी जाते हैं, चंदेरी पड़ता है एमपी में, और एमपी जाते टाइम यूपी में एक जगह आती है इरिच, वहां पर सांगा को जहर दे दिया जाता है सैनिकों के द्वारा। और थोड़ा सा आगे जाते जगह आती है कालपी, वहां पर सांगा की हत्या हो जाती है। इतना ध्यान रखें, सांगा का इलाज कहाँ हुआ था? सांगा का इलाज हुआ था बसवा में। जहर कहाँ दिया गया था? इरिच में। और मृत्यु कहाँ होती है? कालपी में। और सांगा की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ दुर्ग, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद बात करें सांगा के पास क्या क्या उपाधियां थी, तो सांगा के पास उपाधियां थी हिंदूपत, जो हिंदुओं का राजा था या हिंदुओं को शक्ति प्रदान करने वाला था। उसके अलावा सैनिकों का भग्नावेश उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव
थे। ये बात थी सांगा की, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजा विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य जो विक्रमादित्य राजा है वो किसका, सांगा का पुत्र है। पहले बात करें सांगा के जो प्रमुख पुत्र थे उनकी मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा बेटा था उनका भोजराज। कौन था? भोजराज। भोजराज के बाद था रतन सिंह। रतन सिंह के बाद था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, उसके बाद उनका पुत्र था उदय सिंह। ये महाराणा सांगा के पुत्र थे। बताऊं आपको एक एक करके इन पुत्रों की जानकारी। देखें इधर, भोजराज के बारे में हमने पढ़ा होगा कि भोजराज की शादी होती है राजस्थान के प्रसिद्ध भक्त मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भोजराज की शादी होती है मीराबाई से, और बहुत ही शादी के कम समय में भोजराज की हत्या हो जाती है, जो कि किसके शासनकाल में? सांगा के शासनकाल में ही इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जो राजा बनेगा सांगा के बाद वो राजा बनेगा रतन सिंह। और बता दूं कि सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बनता है रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह बूंदी के जो शासक थे सूरजमल, उनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो सूरजमल के खिलाफ थे, बूंदी के शासक सूरजमल के खिलाफ। और एक दिन ये दोनों शिकार करने गए हुए थे और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, तो रतन सिंह की वहां हत्या हो जाती है। ध्यान रखें, रतन सिंह की मृत्यु शिकार करते टाइम सूरजमल द्वारा सूरजमल द्वारा की जाती है, और सूरजमल की हत्या रतन सिंह के द्वारा की जाती है। इतनी बातें हमने कल इतनी बातें अब हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो विक्रमादित्य जो उदय सिंह थे, इनकी माता का नाम क्या था? कर्मावती। इनकी माता का नाम था कर्मावती। अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा बनता है, और विक्रमादित्य का जो शासनकाल है वो रहता है 1531 से लेकर 1536 तक। ध्यान रखें, 5 साल का इनका शासनकाल रहता है। अब बात करें विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य जब शासक बने तो उनकी उम्र कम थी, तो अब ये बात चली कि भाई अब संभालेगा कौन मेवाड़ को? तो विक्रमादित्य की जो माता जी थी वो बोलती है कि शासन को मैं चलाऊंगी। तो हम कह सकते हैं कर्मावती विक्रमादित्य की पहली संरक्षक थी, उनकी माता थी। ये ध्यान रखें। तो कहेंगे कि संरक्षक कौन बन, कर्मावती किसकी संरक्षक बनी थी? तो ध्यान रखें, जो कर्मावती थी वो विक्रमादित्य की संरक्षक बनी। इतनी बातें हो गई। अब देखो, अब खानवा का युद्ध हो चुका था, मेवाड़ कमजोर हो चुका था। उसके बाद शासक भी, वहां का जो शासक था वो भी कमजोर ही था, छोटी उम्र का था। तो उसका फायदा उठाने की किसने सोच ली? उसका फायदा उठाने की सोची गुजरात का एक शासक था। गुजरात का शासक है, उसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया कि अब देख लिया कि मेवाड़ में अभी शक्तियां कमजोर हैं, तो मैं मेवाड़ पर अधिकार कर लेता हूं। और सन 1533 में वो क्या करता है? मेवाड़ पर युद्ध करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। इतनी बातें हो गई। ये बात पता लगी किसको? कर्मावती को। कर्मावती को पता था कि अब इससे हम जीतना मुश्किल है, मेवाड़ में इतनी शक्ति नहीं है। तो वो क्या कर लेती है? बहादुर शाह से संधि कर लेती है। और संधि कर उनको रणथंभौर का किला दे देती है। अब बहादुर शाह रणथंभौर का किला ले लेता है और वापस चला जाता है। वापस गया, वापस जाके उसको लगा कि ऐसे ही तो ठीक काम है, एक बार जाऊंगा आक्रमण करने, एक किला मिला, दूसरी बार जाऊंगा तो चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ क्या पता मिल जाए, नहीं तो भोमट मचान तो लेके आऊंगा, एक तो किला और मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ध्यान रखें। तो ये बात थी 1533 की। उसके बाद बहादुर शाह कुछ दिन बाद, लगभग 1 वर्ष के बाद वापस मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और वो टाइम होता है 1534 और 35 ईस्वी का उसको माना जाता है। अब रानी कर्मावती देख लेती है कि अब तो क्या नाम है, युद्ध करना मुश्किल, कि अब तो बार बार थोड़ी संधि की जाएगी, बार बार किले नहीं दिए जाएंगे, तो अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा तो सेना छोटी, विरोधी के पास सेना बड़ी, तो ये तो था कि भाई युद्ध तो हारना है, तो करे क्या? तो पहले होता क्या था
कि सेना छोटी होती थी तो लोग केसरिया कर लेते थे, केसरिया होगा तो जोहर भी होगा, वो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, शाखा। ये मैंने तुम्हें बताया है पिछले वीडियो में कि शाखा में क्या होता है, जोहर होता है। जोहर में मतलब महिलाएं अग्नि स्नान कर लेती हैं, और एक होता है क्या, केसरिया, कि पुरुष केसरिया पैर पर लड़ेगा और जितना नुकसान कर पाएगा विरोधी सेना को उतना नुकसान करेगा और वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। अब 1534-35 में क्या होता है, जो कर्मावती थी उन्होंने जोर कर लिया, उन्होंने जोर किया, और एक जगह थी अब जो वर्तमान टाइम में हम पढ़ते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का पुराना नाम था देवलिया, ध्यान रखें। और देवलिया के शासक थे बाघ सिंह। बाघ सिंह बता दूंगी, बाघ सिंह ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन ये वहां से बच गए थे। अब जोर किया किसने, कर्मावती ने, ध्यान रखें, जोर किसने किया, कर्मावती ने, और केसरिया किसने किया, बाघ सिंह ने, ध्यान रखें। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाता है, पहली बात तो ध्यान रखें, चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था रतन सिंह पद्मनी के टाइम में, और दूसरा शाखा कब हुआ, रानी कर्मावती और बाघ सिंह के टाइम में, सन 1534 में या 35 ईस्वी हम जिसको कहते हैं। अब जोहर हुआ, कर्मावती ने जोहर किया, और उसके बाद बाघ सिंह केसरिया करते हैं, सेना से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और बहादुर शाह चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया बहादुर शाह ने। कहा जाता है कि इस पे जब ये बहादुर शाह दोबारा से आक्रमण करने मेवाड़ आ रहा था, तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उनको मदद के लिए सहायता मांगी थी, या सहायता मांगी थी। हुमायूं वहां से चलकर, हुमायूं उस टाइम एमपी में बैठा हुआ था, हुमायूं देखो, राखी भेजकर हुमायूं से सहायता कौन सी रानी मांगती है, तो ध्यान रखें, राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगती है कर्मावती, ये ध्यान रखें। कर्मावती कौन, जो विक्रमादित्य की माता और सांगा की पत्नी थी। हुमायूं देखता है कि मैं वहां से पहुंचूंगा चित्तौड़, जब तक तो रानी जोहर कर चुकी होगी, तो वो करता क्या है, उस टाइम में जब वो युद्ध करने आता है, जब युद्ध करने आता है बहादुर शाह, उस टाइम वो मालवा और गुजरात दोनों का शासक होता है, मालवा प्लस में गुजरात, ध्यान रखें। अब मालवा जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, और गुजरात का ही था, तो मध्य प्रदेश में बैठा था कौन, हुमायूं। तो हुमायूं को लगा कि अगर बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में बिजी है, तो मैं मालवा पर आक्रमण कर देता हूं, और वो मालवा पर आक्रमण कर देता है। कहा जाता है कि जो बहादुर शाह था वो मालवा बचाने के लिए आता है चित्तौड़ से, लेकिन सेना को देखकर वो वापस वहां से दौड़ जाता है, और जाकर चला जाता है दमन दीव में चला जाता है। वहां से जाके पुर्तगालियों से संधि करता है, लेकिन पुर्तगालियों ने उसको वो ले जाकर उसको अरब सागर में फेंक देते हैं, और वहां पर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इतना सा ध्यान रखें। पुर्तगालियों के पास चला जाता है हुमायूं की सेना देखकर। अब इधर बैठे जो भी इसके बहादुर शाह के जो भी शासक थे या सेनापति थे, तो कब्जा कर चित्तौड़ बैठे, तो उनको पता लगा कि बहादुर शाह मर गया, तो चित्तौड़गढ़ के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया, और वो वहां से छोड़कर, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वापस मेवाड़ किसके अधीन में आ जाता है, चित्तौड़ मेवाड़ के अधीन में आ गया। अब देखो, अब मेवाड़ का राजा कौन बने, उदय सिंह छोटा बेटा था। तो क्या हुआ, अब मेवाड़ का राजा बना दिया गया किसे, बनवीर को। बनवीर कौन था, बनवीर हम पढ़ रहे थे, बनवीर को राजा बनाया गया। बनवीर था जो मैंने भी तुम्हें पढ़ाया पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, एक पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार था, उसकी एक दासी थी, ये दासी पुत्र था बनवीर। उड़ना राजकुमार सांगा का भाई था, रायबल का पुत्र था, उसका एक जो बनवीर था वो दासी पुत्र था। अब उसको भाई ठीक है, बनवीर को दे दिया जाए, बनवीर मेवाड़ को संभाल लेगा। ये बातें चल रही थी, बनवीर को मेवाड़ का राजा बना दिया जाता है। लेकिन बनवीर जब राजा बन जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं कब तक यहाँ का राजा रहूंगा, जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता है। ये बात उसको थी कि उदय सिंह बड़ा होते उदय सिंह राजा बनेगा, तो उसने क्या प्लान कर लिया कि मुझे उदय सिंह को मार देना चाहिए। उदय सिंह को मारने की प्लान कर लेता है, और मारने के लिए उसको चल पड़ता है। पहले वो हत्या करता है विक्रमादित्य की, बनवीर विक्रमादित्य को मार देता है। विक्रमादित्य की हत्या के बाद वो उदय सिंह के महलों की ओर चलता है। ये बात पता लगती है, जो रानी कर्मावती थी उसकी एक दासी थी,
या जो उदय सिंह को संभाल रही थी, उदय सिंह की धाई माँ, जो वर्तमान में हम बोल दे नर्स या हिंदी भाषा में बोले आया, जो कि पालन पोषण करती थी, वो धाई माँ जो पन्ना धाई थी, उन्होंने क्या किया, उनको पता लगा कि क्या नाम है बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है, तो वो बनवीर आता है तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इसको आप क्यों मारते हो, छोटा बच्चा है, लेकिन वो उसको मारने के लिए तैयार रहता है। बनवीर उसको मारने की कोशिश करता है, तो पन्ना धाय क्या करती है, उदय सिंह का जो सोने की जो जगह थी उस पर अपने बेटे, जिसका नाम था चंदन को सुला देती है। जब बनवीर पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो वो चंदन की ओर इशारा कर देती है और बनवीर चंदन को मारकर चला जाता है। ये बात अब उदय सिंह को राजा बनाने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए, देश का राजा को बचाने के लिए, पहले हर राजा के देश होते थे, तो अपने बेटे का बलिदान किसने दिया था, पन्ना धाय ने। इतनी बात ध्यान रखें, उदय सिंह को राजा या अपने देश को बचाने के लिए किस धाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था, तो वो ध्यान रखें पन्ना धाय, और पन्ना धाय के बेटे का नाम क्या था, चंदन। इतनी बात ध्यान रह जाएगी, ठीक है। अब क्या करती है, वहां से बनवीर चला जाता है और पन्ना धाय उसके बेटे उदय सिंह को लेकर कहां पहुंच जाती है, कुंभलगढ़। पन्ना धाय पहुंच जाती है कुंभलगढ़ पहुंची पन्ना धाय, और कुंभलगढ़ के किलेदार थे उस टाइम में आशा देवपुरा। ध्यान रखें, एक पुरुष है और देवपुरा इनकी जाति का नाम है। जैसा कि तुम्हें पता होगा, हीरालाल देवपुरा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसके सबसे छोटा क्या बोलते हैं कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, हीरालाल देवपुरा का। देवपुरा एक जाति है। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये कुंभलगढ़ जाती है और किले के बाहर या दुर्ग के बाहर खड़ी हो जाती है। वहां मिलते हैं आशा देवपुरा और पन्ना धाय, उन्हें सारी बात बता देती है। लेकिन पन्ना धाय वहां क्या नाम है, बनवीर के डर से आशा देवपुरा उनको शरण नहीं देते हैं। पन्ना धाय के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उनको मना कर देते हैं। ये बात कौन सुन रही थी, ये बात सुन रही थी आशा देवपुरा की माताजी। उनकी माताजी किले से बाहर आती हैं, बाहर आकर वो सारी अपने पुत्र को लड़ती है कि ये जो किला है जहां तुम रह रहे हो, ये हमें सांगा ने दिया था और इसके रक्षा प्रोटेक्टर के रूप में दिया था कि तुम इस किले की रक्षा करोगे, और आज उसी का पुत्र तुम्हारे सामने यहाँ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और तुम मना कर रहे हो बनवीर के डर से। ऐसी कुछ बातें आशा देवपुरा को कही गई, तो आशा देवपुरा ने वो उनको पन्ना धाय को और उदय सिंह को अपने किले में रखा। काफी दिन बीत गए, जब स्थिति ठीक हो गई थी, स्थिति ठीक हो गई तो हुआ क्या, हुआ ये एक ही मेवाड़ के जो 16 सामंत थे या 16 जो ठिकाने थे, उनके सभी सामंतों को बुलाया गया। कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में वहां उनको बुलाया गया, और कुंभलगढ़ दुर्ग में बुलाया गया तो और बताया गया कि अब तुम बनवीर के अधीन क्यों बैठे हो, या मेवाड़ के शासक जो उदय सिंह है वो जिंदे है। ये बात सब सामंत तो पता हैं, उदय सिंह तो मर चुका था, बनवीर ने मार दिया था। वो बताती है कि देखो ये उदय सिंह है, ऐसे ऐसे सारी बातें घटना बताई जाती कि है कि चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचा लिया गया था। कुछ सामंत बोलते हैं कि ये पन्ना राय झूठ बोल रही है, अपने पुत्र को ये उदय सिंह बताकर और वहां का राजा बनाना चाहती है। अब सुने, अब उसे बात विश्वास कैसे किया जाए कि ये उदय सिंह ही था, तो वो बोलते कि ये उदय सिंह अपने मामा ननियाल तो रहा है, ननियाल ज्यादा रहा था, तो वो जो उसके ननियाल वाले हैं उनको बुलाओ और बुलाकर पहचान करवाओ कि उदय सिंह ही है क्या। फिर उसके ननियाल कहाँ थे, बूंदी के जो हाडा थे वहां उसके ननियाल थे, वहां से ननियाल से लोग आते हैं और उदय सिंह को बताते हैं कि ये है तो हमारा भांजा ही। फिर उन सभी बैठकर 16 सामंत थे, उन्होंने उदय सिंह को वहां का राजा, मेवाड़ का राजा नियुक्त कर दिया। अब बनवीर के पास भी बड़ी सेना हो चुकी थी और उदय सिंह के पास 16 सामंत थे, तो 16 ठिकाने थे, तो वहां की सेना थी। अब उदय सिंह को राजा बना दिया जाता है और बनवीर और उदय सिंह के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं मावली का युद्ध। उदय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।